हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इधर भी जो है कि लगातार मेरे पे बहुत सारा वर्कलोड था, ऑफिशियल वर्कलोड भी था जो मेरे डिपार्टमेंट का था। साथ में आप लोगों के लिए लगातार जो क्लासेस मेरे को बनानी थी, चाहे वो करंट अफेयर्स अपडेटेड सीरीज हो जो कि आपकी ई दृष्टि से मैंने तैयार की, या फिर आपकी जो घटना चक्र पूर्वालोकन की जो 2023 का लेटेस्ट एडिशन था उसकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस बच रही थी, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में थी, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। तो अब ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये सारी क्लासेस आपके आरओ एग्जाम जो री एग्जाम अब होगा, और साथ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो आपका 17 मार्च को प्रस्तावित है, जब तक नोटिस नहीं आता पोस्टपोन की। तो इन सभी क्लासेस के बीच में आपकी एटलस की जो वर्ल्ड मैपिंग की मैंने क्लास कही थी शुरू करने के लिए, जिसमें 3 क्लासेस मैंने कंप्लीट करा दी थी और 4th क्लास नहीं हो पाई थी, लगभग 1 हफ्ते का डिले हो गया। लेकिन अब इन सारी क्लासेस से मैं फ्री हो चुका हूं, तो अब ये सारी क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका हम लोग कवर कर रहे थे, स्टार्टिंग हमने वहीं से की थी। तो आज हम पहले स्टार्टिंग में वही अपना पुराना पैटर्न कि 10 मिनट पहले रिवीजन करेंगे और फिर अगले 60 मिनट तक हम पूरा लोकेशन को ट्रैक करेंगे, लोकेशन को देखेंगे कि 1 घंटे तक हम मैपिंग की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ज्यादा आगे अगर हम करेंगे 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेंगे तो बहुत सारी चीजें भूलने लगते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम लोग पहले अपने लोकेशन को याद करते हैं, जहां जहां पे हमने लोकेशन को ट्रैक किया था। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एटलस लेकर बैठ चुके होंगे, अपने सारे एटलस, मार्कर, पेन, जो भी चीजें आपको लेकर बैठनी रहती है, और एक शांत माहौल में जो है कि शुरू करते हैं। और एक छोटी सी अपडेट दे दूं कि हो सकता है 8 या 9 बजे तक मैं सीसेट की स्ट्रेटजी पर अपडेट दूंगा कि सीसेट के हम पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीजें हम उनमें फोकस करेंगे। तो वो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। सभी क्लासेस की अपडेट टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने एटलस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो वो तीनों जरूर देख लेना, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। रिवीजन के बाद मैं आज उसी लेक्चर की बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलिए सीधे सीधे लोकेशन को हम लोग ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। आइए आप मेरे मैप पर देखिए आज, क्योंकि आज काफी दिन बाद आप लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है भूल भी गए होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी को देखा था, किसमें था, आर्कटिक ओशन में था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैंक आइलैंड देखा था, अपने मैप के साथ देखते रहिएगा। उसके नीचे हमने विक्टोरिया आइलैंड देखा था। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा था। देन आफ्टर हम लोगों ने बैफिन आइलैंड को कवर किया। उसके बाद बैफिन बे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, और इसके बाद ग्रीनलैंड को देखा था, जिसपे डेनमार्क का शासन चलता है या डेनमार्क का रूल होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि ये सारे के सारे जो है कि कहाँ पे आर्कटिक ओशन में आते हैं, या आर्कटिक सर्कल में हम कह सकते हैं, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। कितना होता है दोस्तों, 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम साउथ नहीं जाएंगे, साउथ में तो हमारा है ही नहीं जो है कि, वो तो अटलांटिक हो जाएगा ना, सॉरी अंटार्कटिक हो जाएगा। ये आर्कटिक ओशन है। तो ये मुख्य क्षेत्र है जो आपके कनाडा से संबंधित है, और साथ में आर्कटिक ओशन में भी आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने नीचे यहाँ पर देखा था, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो जूम करते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आपने जेम्स बे को देखा होगा, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हडसन बे को देखा था। हडसन बे से ऊपर निकलते राइट साइड में यहाँ पे उंगवा प्रायद्वीप देखा था, जो फिजिकल मैप था आपका। और वहीं पे हमने बाहर साइड में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लैब्राडोर सी को देखा था। क्या देखा था, लैब्राडोर सी। हालांकि पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने दोबारा इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए फिर थर्ड लेक्चर अच्छी क्वालिटी में मैंने कोशिश की थी। इसके बाद हम लोगों ने लैब्राडोर सी के नीचे जो हमने देखा था, नोवा न्यू फाउंडलैंड देखा था, जो कि कनाडा का पार्ट है, न्यू फाउंडलैंड। और यहीं पर हम लोगों ने ग्रैंड बैंक की बात की थी, जहां पे सबसे अधिक मछली का उत्पादन किया था, क्योंकि ग्रैंड बैंक एक ऐसी लोकेशन है जहां पे ऊपर से आने वाली लैब्राडोर सी और साथ में जो है कि ग्रीनलैंड जो सागर है, तो यहां से ठंडी जलधाराएं आती थी, और नीचे से आपकी फ्लोरिडा की जो गर्म जलधाराएं ऊपर आती थी। तो इसी पॉइंट पर आपका मिलन होता था ठंडी और गर्म जलधारा का, और जहां कहीं भी ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता है, वहां पे मछली पालन या मछली का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ग्रैंड बैंक आपसे पूछा जाता है। फिर आप नीचे देखोगे यहीं पे, तो मैंने आपको ये भी दिखाया था, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहां पर है, ये छोटी सी दिख रही है, सेंट लॉरेंस नदी के पास खाड़ी दिखती है। इसके बाद हम लोगों ने नोवा स्कोशिया की बात की थी, जो हैलिफैक्स पे यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है, नोवा स्कोशिया। अगर उसके नीचे अगर हम देखें तो यहीं पर हमने बोस्टन टी पार्टी देखी थी। ये रहा बोस्टन टी पार्टी। मैं और जूम कर लेता हूं, अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा होगा, अब शायद दिख रहा होगा मोबाइल में। यहाँ पे बोस्टन टी पार्टी को हमने देखा था, जो कि अमेरिकी इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोस्टन में जो है कि टी पार्टी हुई थी। फिर उसके नीचे अगर आप, और यहीं पर हम लोगों ने बे ऑफ फंडे पढ़ा था, लेकिन मैंने गूगल पे विजिट किया तो ये आपके हैलिफैक्स पे देखने को मिली थी बे ऑफ फंडे। तो मैंने इसको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में अपडेट भी करा दिया था। फिर उसके नीचे आपने केप कॉड देखा था फिजिकल मैप में। फिर उसके नीचे लॉन्ग आइलैंड देखा था। लॉन्ग आइलैंड आपको नहीं मिला था, तो मैंने न्यूयॉर्क बताया था कि जो आपकी न्यूयॉर्क
शहर है। यहाँ पर आपको लॉन्ग आइलैंड भी देखने को मिलेगा, जो कि ये आपको मैंने बताया था हडसन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? हडसन नदी। क्योंकि कई अमेरिकी शहर प्रमुख है दुनिया में, अपनी अच्छी क्षमता रखते हैं, प्रमुखता रखते हैं, और उनकी नदियों के बारे में पूछा था कि वो कौन सी नदी के तट पर है। इसी के नीचे हम लोगों ने यूएसए का राजधानी की बात की थी, वॉशिंगटन डीसी, जो कि न्यूयॉर्क के थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है। अगर आप अपने मैप में यहाँ पे जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ नदियों का पार्ट आता है, जिसको हम लोग चेसपकी बे भी यहाँ पे कह देते हैं, क्योंकि चेसपकी खाड़ी के नाम से जाना था। हालांकि यहाँ पे पोटोमैक रिवर होती है जो वॉशिंगटन डीसी के तट पर होती है। हम लोग इसे भी बात करेंगे अभी फिजिकल मैप में। आज हमें रिवर ही पढ़ना है मुख्य रूप से, और लेक जो झीलें हैं आज यही हमें पढ़ना है। रिवीजन हम बस अभी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केप हैट्रेस को देखा था इसके नीचे, और जब सबसे नीचे आ जाते हैं हम तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। फ्लोरिडा के पास हम लोगों ने बहामा आइलैंड देखा था। कहाँ पे देखा था? जहाँ पे सारगैसो सी देखने को मिला था। असल में सारगैसो सी जो है कि एक खुला समुद्र है, ये किसी तट के किनारे नहीं है, और यहाँ पे सारगैसो नाम की जो बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम सारगैसो सी रखा गया। तो ये भी पूछ लिया था कि सारगैसो सी कहाँ होता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन होती है, और वहीं पे बहामा आइलैंड देखने को मिलता है। इसी के पास आपको फ्लोरिडा जो है कि देखने को मिलेगा, पेनिनसुला, ये जो निकला हुआ है फ्लोरिडा पेनिनसुला देखने को मिला था। इसके नीचे आप लोगों ने बगल में गल्फ ऑफ मैक्सिको भी देखा था। क्या देखा था? गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे ही आपने मैक्सिको के तट पर देखा था युकाटान पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। असल में जो प्रायद्वीप होता है वो कहीं ना कहीं तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है, इसलिए इसको युकाटान पेनिनसुला हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ये सभी जो है कि तीनों तरफ क्या है? समुद्र से घिरे हुए हैं। फिर इसके बगल में ही हम लोगों ने क्यूबा जैसा शहर देखा था, यानी देश देखा था क्यूबा, और क्यूबा के बगल में ही हम लोगों ने हैती को देखा था। हैती के बगल में डोमिनिकन रिपब्लिक देखा था। उसके बगल में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्यूर्टोरिको भी देखोगे आप, यहीं पे छोटा सा है, और उसके ही बगल में आप देखोगे कि हमने ट्रिनिडाद टोबैगो देखा था। क्या देखा था? इस पॉइंट पे आपको याद होगा, इस वाले लेजर आइलैंड पे, जिसे हम लोग कहते हैं एंटिलीज पे, तो यहीं पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड के देश मिलते हैं, त्रिनिदाद टोबैगो। और आप वापस आए थे तो यहाँ पर आपने जमैका को भी देखा था। जमैका से नीचे उतरते हैं तो आप कैरिबियन सी को देखते हैं। अब देखिए, जो बच्चे आज मेरे इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, तो उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी कि सर आप मैपिंग की क्लास क्या करा रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उन लेक्चर को अगर देख के तब फोर्थ लेक्चर देखोगे, तब आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी और पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत आराम से चीजों को समझाया, सेकंड में भी समझाया, थर्ड में भी समझाया, और आज भी मैं बहुत आराम से सारी चीजों को कनेक्टेड करते हुए समझाऊंगा। लेकिन रिवीजन करते समय हम लोग केवल 10 मिनट का समय लेते हैं। 10 से 12 मिनट में हम पूरी की पूरी रिवीजन कर लेते हैं बहुत फास्ट तरीके से। तो इसलिए पहले पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर जरूर देख लेना, और जो लोग पहले से ही इन लेक्चर को देख चुके हैं उन्हें बहुत सारी चीजें आज समझ में आ रही होंगी। अच्छा, कैरिबियन सी के नीचे हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा था? यहीं पे हम लोगों ने गल्फ ऑफ डेरियन लिखवाया था, मैंने आपको गल्फ ऑफ डेरियन यहां पर देखने को मिला था। तो अभी तक की जितनी भी लोकेशन आपने देखी, वो सारी की सारी लोकेशन कहां देखने को मिली? आपको देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन में। फिर इसके बाद हम लोग जब यहां निकलते हैं तो गल्फ ऑफ पनामा देखने को मिलता है, और गल्फ ऑफ पनामा आपके पैसिफिक ओशन में आ जाती है, प्रशांत महासागर में। फिर हम लोग और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कह दो या कैलिफोर्निया पेनिनसुला कह दो, लोअर कैलिफोर्निया के नाम से, और ये मुख्य रूप से मैक्सिको में आता है। और यहाँ पे इसे लोअर कैलिफोर्निया इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कैलिफोर्निया ये रहा आपका एक यूएसए का एक स्टेट भी है, और जो लोअर वाला होता है वो आपके मैक्सिको के खाते में आता है। तो यहीं पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपका लिखा होगा मैप में। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग इस तरीके से पहले लेक्चर में सारी चीजों को कवर कर चुके होंगे, मतलब कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने और ऊपर बढ़ते हैं, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे वैंकूवर आइलैंड देखा था। उसके और ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वीन चार्लेटो आइलैंड देखते हैं, और फिर उसके ऊपर हम यूएसए के कुछ आर्चिपेलागो, जो अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो आइलैंड है, जो बहुत छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोडियक आइलैंड को देखा था, ये जो अलग सा पार्ट है, और यहीं पर हम लोगों ने गल्फ ऑफ अलास्का को भी देखा। फिर यहीं पे आप एल्यूशियन आइलैंड को भी मैंने आप दिखाया था, और इसके बाद हम लोगों ने बेरिंग सी को देख लिया था। हालांकि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, लेकिन जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं ये एरिया आपको इजीली दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने ब्यूफोर्ट सी से शुरू किया था और बेरिंग सी तक आ गए थे। तो ये तो सारी लोकेशन थी, लेकिन हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कुछ पैसेज भी पढ़े थे, जल संधियां भी, तो उनका भी एक बार रिवीजन करेंगे। फिर कुछ पहाड़ों का भी रिवीजन करेंगे। तो हो सकता है आज रिवीजन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15 से 20 मिनट का, क्योंकि आप देखिए 3 लेक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों लेक्चर का मैं एक साथ रिवीजन करा रहा हूं, आपके दिमाग में वो चीजें रिकॉल करवा रहा हूं, ताकि फिर हम लोग जब आज के लेक्चर्स को कवर करेंगे तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने स्ट्रेट या पैसेज या कैनाल कह सकते हो, चैनल कह सकते हो, वो कौन कौन से पढ़े थे?
तो याद होगा सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेविस जल संधि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डेविस जल संधि, जो कि आपके ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग करता है, लेकिन वही बैफिन बे को लैब्राडोर सी से आपस में कनेक्ट करता है, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और स्थल बॉडीज को अलग कर देता है। अगर हम बात करें हडसन स्ट्रेट की, ये रही हडसन जल संधि, ये सिंपली क्या करता है, हडसन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ता है और साथ में बैफिन आइलैंड को ये आपके उंगवा प्रायद्वीप से अलग करता है, उंगवा प्रायद्वीप से अलग कर देता है। फिर और हम आगे देखते हैं, यहां पर हमने देखा था न्यू फाउंडलैंड के पास कि स्ट्रेट ऑफ बेलिज, स्ट्रेट ऑफ बेली की अगर हम बात करें तो ये न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य पार्ट से अलग करता है, लेकिन लैब्राडोर सी जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है, लैब्राडोर सी को इस रास्ते से जो है कि क्या करता है, गल्फ ऑफ लॉरेंस से जोड़ देता है, वाटर बॉडीज से जोड़ देता है। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे, फ्लोरिडा के पास आ गए थे। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट हम लोगों ने कवर किया था, जो कि क्या करेगा, आपके सार्गेसो सी कह सकते हो या फिर आप अटलांटिक ओशन भी कह सकते हो यहाँ पर, और यहीं आपको बर्मुडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा क्या करता है, जो अटलांटिक ओशन है उसके पानी को जोड़ देता है वाटर बॉडीज को गल्फ ऑफ मैक्सिको से, लेकिन फ्लोरिडा के स्थल खंड को क्यूबा से अलग कर देता है। देन आफ्टर आपने युकाटान चैनल को पढ़ा था, तो युकाटान चैनल क्या करता है, मुख्य रूप से गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ता है वाटर बॉडीज से, जबकि उंगवा जो युकाटान प्रायद्वीप है उसको क्यूबा से अलग कर देता है, स्थल खंड से अलग करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था विंडवेट पैसेज और मोना पैसेज। तो अगर हम बात करें विंडवेट पैसेज की, जो कि क्यूबा और हैती के बीच में था यहाँ पे, और उसके बाद हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक तो एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में मोना पैसेज था, मोना डार्लिंग नहीं, मोना पैसेज था। और यहाँ के बाद हम लोगों ने जमैका चैनल को देख लिया था, जो कि क्यूबा और जमैका के बीच में देखने को मिला था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसपे मैंने बार बार फोकस किया था, नीचे आएंगे हम पनामा कनाल देखते हैं। यहाँ पे देखना पनामा कनाल होती है, जहां पे कोलन करके बंदरगाह होता है, यहाँ पे झील के रूप में, और यहाँ पे पनामा बंदरगाह होता है, जो क्या करता है, कैरेबियन सी से पैसिफिक ओशन की ओर आता है गल्फ ऑफ पनामा के रूप में, या दूसरी भाषा में कहें तो नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। और ये कैसे करता है, ये सारी चीजें मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर साइड में, जॉन डी फ्यूका स्ट्रेट के पास चलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फ्यूका है, ये आपके वैंकूवर आइलैंड यानी कि कनाडा वाले पार्ट को कनेक्ट करता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि बेरिंग जल संधि, जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, ये रेड कलर की डॉट होगा, जो क्या करेगा, बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से जोड़ता है, या दूसरी भाषा में कहूं तो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ देता है। तो अगर बड़े महासागर को आपको जोड़ना है तो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है, वहीं ब्यूफोर्ट सी को बेरिंग सी से ये जोड़ देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सारी चीजों को शुरू किया था और यहां तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके आगे क्या पढ़ा था, तो पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी, जो थर्ड लेक्चर था। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और हम चलते हैं अपने फिजिकल मैप में, वहां से रिवीजन करेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे फिजिकल मैप, देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। तो यहां पर हमने कुछ पहाड़ियां, चोटियां और उनकी इंपॉर्टेंट जो माउंटेन थे उनको कवर किया था। तो जरा देख लेते हैं हम लोग यहां पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, ब्यूफोर्ट सी की तरफ हम लोगों ने देखा था ब्रुक्स रेंज। कौन सी रेंज देखी थी, ब्रुक्स रेंज। उसके नीचे ही हम लोगों ने एक अलास्का रेंज देखी थी। कौन सी रेंज देखी थी, अलास्का रेंज। अभी मैं उसकी माउंटेन नहीं बताऊंगा जो सबसे ऊंची वाली, वो अभी मैं रेंज को पहले कवर कर लूं, एक बार रिवीजन करा दूं, फिर इस पे कौन कौन सी पर्वत या पठार या चोटियां हैं जो सबसे ऊंची है, यूएसए की है कि कनाडा की है कि अमेरिका की है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की है, ये सारी चीजें अभी हम लोग कवर करें। तो ब्रुक्स रेंज आपको मिल गई होगी, आपको अलास्का रेंज मिल गई होगी। उसके नीचे आप देखोगे कनाडा में जो है कि मैकेंजी माउंटेन लिखा होगा कहीं पे, मैकेंजी माउंटेन भी आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे अपने डिस्प्ले पर देख सकते हो मोबाइल की, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आप देखोगे कोस्ट रेंज हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कोस्ट रेंज यहाँ पे पढ़ा था लेफ्ट साइड में, जो अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहीं पर कोस्ट रेंज पढ़ा था। इसके ही नीचे हम लोगों ने कैस्केड रेंज पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था दोस्तों, कैस्केड रेंज पढ़ा था। और इसके नीचे हम लोगों ने सियरा नेवादा के रूप में पढ़ा था, जो कि एकमात्र इस तरफ का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण माना जाता है। तो ये सियरा नेवादा हो गया। और इसी के राइट साइड में अगर आप देखोगे एक लंबी सी जो है कि नॉर्थ अमेरिका की रॉकी माउंटेन सीरीज देखने को मिलती है। रॉकी माउंटेन, जैसे हमारे एशिया में हिमालय है, साउथ अमेरिका में एंडीज है और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है। तो इस तरीके की जो हमें माउंटेन देखने को मिलती है। और वहीं हमने मैक्सिको में दो देखे थे, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, अगर हम बात करें सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल की, तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट था। और सियरा माद्रे ओरिएंटल की बात करें तो ये आपका ईस्टर्न वाला पार्ट था। ठीक है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न था और सियरा माद्रे ओरिएंटल ये आपका ईस्टर्न पार्ट था। तो ये मैक्सिको में पर्वत आते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम और आगे देख लेते हैं।
अब यहाँ पर जरा हम इनके एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। ऊपर आ जाइए, सारे के सारे मैप में आ जाइए। अपनी बुक की मैप में अगर आपने नहीं लिखा है तो उसे ध्यान से चलते हुए पढ़ते हुए सुनिएगा। हमने पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तटी में जो पर्वतों के समूह होते हैं उसे हम पश्चिमी कॉल्डेरा भी कहते हैं, कि वेस्टर्न कॉल्डेरा कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे पर्वत श्रृंखला का है पश्चिमी साइड में है। और अगर हम बात करें कि केवल सियरा निवादा को, किसको दोस्तों, केवल सियरा निवादा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी अभी तक हमने पर्वत श्रृंखला पढ़ी है, चाहे आपके रॉकी हो या फिर आपके कैस्केड हो या फिर आपका कोस्ट रेंज हो, ये सभी नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसे पर्वत है दोस्तों, नवीन मोड़दार पर्वत है। जबकि सियरा निवादा कैसा पर्वत है आपका, ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। ब्लैक नहीं कह रहा हूं, काला नहीं कह रहा हूं, ब्लॉक पर्वत कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझो इस शब्द को। और इस पश्चिमी कॉल्डेरे में रॉकी माउंटेन की जो पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी मानी जाती है, सबसे लंबी मानी जाती है पर्वत श्रृंखला। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो अलास्का चोटी पर अगर हम आएंगे, जो अलास्का रेंज पे, देखो यहाँ पे ब्रुक्स रेंज देखी थी हमने और इसके नीचे जो हमने अलास्का रेंज देखी थी, तो यहीं पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा माउंट मैकिनले। मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा माउंट मैकिनले, या फिर अपने मैप में भी देख सकते हो। और इसका मैंने एक दूसरा नाम बताया था, माउंट देनाली के नाम से भी इसको पूछा जाता है एग्जाम में। तो माउंट मैकिनले या माउंट देनाली ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, उत्तरी अमेरिका, यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक इसको माना जाता है, सबसे ऊंची पीक माना जाता है। तो ये कनाडा की भी हो सकती है, यूएसए की भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये तो आ रही है मुख्य रूप से यूएसए में, भाई ये तो मुख्य रूप से अलास्का में आ रही है, तो ये अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई और पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई। आगे देखते हैं, अगर हम इसी के नीचे उतरेंगे तो कोस्ट रेंज में हम देखेंगे। तो इस कोस्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये कोस्ट रेंज का विस्तार यहां तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कि माउंट लोगन आती है। ध्यान समझना कि जो कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन है और यह भी पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये स्थित कहां पे है, ये अवस्थिति इसकी कनाडा में है, तो ये कनाडा की तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप कहोगे माउंट लोगन। लेकिन अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की पूछी जाए या केवल अमेरिका की पूछी जाए तो आपको माउंट मैकिनले बता देना है, सबसे ऊंची चोटी होती है। इज इट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे कि कैस्केड रेंज के पास अगर आप पहुंचोगे तो कैस्केड रेंज में मैंने आपको बताया था माउंट रेनियर। क्या बताया था, कैस्केड रेंज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माउंट रेनियर बताया था, इसके जस्ट ऊपर ये इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है। और सियरा निवादा की अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट विटनी, जो कि सियरा निवादा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और माउंट एल्बर्ट की मैं बात करूंगा तो ये रही माउंट एल्बर्ट, आपको दिख रहा होगा, जो कि रॉकी जो माउंटेन श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैंने आपको बताई थी। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपलेशियन पर्वत। अब यहां पर आप अपलेशियन पर्वत कहां देखा था हम लोगों ने। अगर सिंपल सा मैं प्रश्न पूछूं कि भाई रॉकी माउंटेन किस क्षेत्र में है तो हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में, यानी पश्चिमी हिस्से में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अपलेशियन पर्वत किस क्षेत्र में है तो आपको यहां दिखाया था मैंने, जो आपके आ जाएगा कहां पे, दक्षिण पूर्व एरिया में। दक्षिण पूर्वी, पूर्वी पूरा नहीं कह सकते, दक्षिण पूर्वी कहोगे, क्योंकि अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है उसमें यूएसए के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। असल में इसका विस्तार कनाडा तक है अगर हम बात करें तो। और मैंने कहां तक बताया था, अगर इस अपलेशियन पर्वत की मैं बात करूंगा तो यहां मैंने एक लोकेशन बताई थी आपको, बर्मिंघम। और बर्मिंघम से लेके मैंने कनाडा तक बता दिया था, कहां तक, क्यूबेक तक। यहाँ पे क्यूबेक एक प्रांत होगा, आप पॉलिटिकल में देखोगे तो क्यूबेक एक प्रांत होगा, वहां तक पूरा का पूरा अपलेशियन पर्वत का विस्तार बताया था। तो इट मींस कि जो अपलेशियन पर्वत केवल इतना सा ही दिख रहा है आपको, ये असल में इतना ही नहीं है, ये यूएसए से लेके कनाडा तक है। और ये लोकेशन में आपको देखने में लगेगा कि केवल यूएसए तक है, और इसीलिए गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई यूएसए का विस्तार कितने देशों में है, कनाडा और अमेरिका दोनों में, केवल कनाडा, केवल अमेरिका। और आप कहोगे सर हमने तो एटलस मैप में कनाडा नहीं देखा था, अमेरिका देखा था। लेकिन जो बच्चे मेरी क्लास सुने होंगे वो तुरंत कहेंगे कि सर हमने आपकी क्लास सुनी थी और ये दोनों ही देशों में विस्तृत है। क्लियर हो गया, बर्मिंघम से लेकर क्यूबेक तक। अगर हम बात करें कि ये भी, तो यह उत्तरी अमेरिका का एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है। प्राचीन पर्वत तो है लेकिन ये मोड़दार है, और साथ में ये कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है जब पर्वत जो है कि थोड़े बहुत बचे रह जाए, थोड़े बहुत दिखते हो, घर्षित हो चुके हैं, टूट फूट के खत्म हो चुके हो पर्वत, तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। और इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा पार्ट है दोस्तों, इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा पार्ट है वो होता है ब्लू रिज माउंटेन। क्या होता है, ब्लू रिज माउंटेन, जिसकी सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट मिचेल। देखो पर्वत जो है कि जैसे अपने भारत में आप पढ़ोगे सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, मैकाल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं सतपुड़ा पर्वत चोटियां ही तो है।
सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसी के तो कुछ हिस्से ऊंचे ऊंचे तो है, लेकिन इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपने पढ़ी होगी, धूपगढ़ चोटी पढ़ी होगी, धूपगढ़ चोटी पड़ी होगी ना। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि अपलेशियन पर्वत जो बहुत बड़ा है उसका सबसे ऊंचा वाला जो पार्ट है वो ब्लू रिज माउंटेन कहलाता है, और उस ब्लू रिज माउंटेन पर ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। तो कई बार मिलान करने के लिए आता है कि माउंट मिचेल जो है कि किस देश की है, तो आप कह सकते हो कि यूएसए की है या नॉर्थ अमेरिका की है। अगर महाद्वीप मिलाने को आ जाए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या यूरोप ले लो और पूछेगा माउंट मिचेल कहाँ की है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो याद रख लेना। देखो अभी भी हमारा रिवीजन चल रहा है, 20 मिनट हो गया, बस 1 मिनट और लगेगा, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे पर हम लोगों ने, याद होगा आपको कि पूर्वी किनारे पे क्या देखा था, एक वाटरफॉल लाइन देखी थी जिसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ये वाटरफॉल लाइन हम लोगों ने देखी थी कि नहीं देखी थी। तो यहाँ पे वाटरफॉल लाइन होती है क्योंकि यहाँ से अटलांटिक महासागर की ओर जाने वाली नदियां एक जलप्रपात बनाती हैं। तो बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो किसमें गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ से, अपलेशियन पर्वत, क्योंकि अक्सर पर्वतों पठारों से ही, मतलब पहाड़ों से ही तो नदियां निकलती हैं। तो मुझे एक चीज और बता दो, क्या ये जो वाटरफॉल लाइन है ये क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि नहीं, बिल्कुल माना जाएगा। अब आप जरा पॉलिटिकल मैप में देख सकते हो, आपने यहाँ वाशिंगटन डीसी पढ़ा, आपने यहाँ न्यूयॉर्क पढ़ा, आपने यहाँ बर्मिंघम पढ़ा, आपने यहाँ केप हैट्रेस पढ़ा। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो ये बस ऐसे ही लॉजिक लगा के आपको प्रश्न सही करने होते हैं कि आपने लोकेशन सही से पढ़ी हो। अब पता चलता है, आपसे पूछा जाए कि भाई जो वाशिंगटन डीसी जल विद्युत उत्पादन कर सकता है कि नहीं, और वैसे भी तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र वाले तो बिल्कुल करेंगे, तो ये चीजें भी आपको पता हो जाएंगी। फिर यहां पर आप देखोगे, और अपलेशियन पर्वत का जो विस्तार है वो पेंसिल्वेनिया राज्य, यूएसए में। अब जरा उसका रिवीजन करते हैं पॉलिटिकल मैप में आके। यहाँ पे मैंने लिखवाया था, ये रहा पेंसिल्वेनिया राज्य, आप देखो कि जहां मैं पेन चला रहा हूं, तो पेंसिल्वेनिया राज्य ये किस में आता है, ये इसी पे तो आता है, अपलेशियन पर्वत पे ही, क्योंकि यहीं कहीं आपका ये रहा बर्मिंघम, बर्मिंघम ये रहा नीचे साइड में, यहीं से तो जो है कि इसका विस्तार है। हालांकि आता तो ये यहाँ तक है, पूरा क्यूबेक तक आता है, ठीक है, क्यूबेक तक आता है पूरा अपलेशियन पर्वत। और यहाँ पे ये रही वाटरफॉल लाइन, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हो, ये सारी की सारी वाटरफॉल लाइन होती है जो यहाँ से गिरती है, जलप्रपात बनाती है। तो पेंसिल्वेनियन राज्य की अगर मैं बात करूं, पेंसिल्वेनिया राज्य ये आपका विश्व के स्तर पे एंथ्रेसाइट कोयला, कौन सा कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला के निर्माण, मतलब उत्पादन में और भंडार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक भंडार किसके, एंथ्रेसाइट कोयला, जो सबसे उत्तम कोटि का है। लेकिन यहाँ बिटुमिनस कोयले की उपलब्धता ज्यादा होती है, और जहाँ पे कच्चे माल के रूप में कोयला मिल रहा है वहां लॉ इंडस्ट्री का भी विकास सबसे अधिक होता है। और इसीलिए पिट्सबर्ग, इसी के जस्ट पास मिलेगा आपको, पेंसिल्वेनिया राज्य एक है और उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है पिट्सबर्ग। पेंसिल्वेनिया के जस्ट नीचे ही लिखा होगा बाल्टीमोरे से ऊपर, असल में पेंसिल्वेनिया एक राज्य है और उसमें छोटा सा एक शहर है पिट्सबर्ग। ये लॉ इंडस्ट्री के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। तो कई बार मिलान आता है कि पिट्सबर्ग किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, मोटर कार के लिए, कागज उद्योग के लिए, जलयान उद्योग के लिए, या फिर लॉ इस्पात उद्योग के लिए। तो आपको मिलान करना है कि पिट्सबर्ग लॉ इस्पात उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए इसको यूएसए की लॉ इस्पात राजधानी भी कहते हैं, यानी आयरन स्टील कैपिटल भी इसको कहा जाता है। अपलेशियन पर्वत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है कि आपके इन क्षेत्रों में लौह अयस्क के भंडार भी बहुत अधिक मिलते हैं, और यहाँ पे बर्मिंघम जो है कि लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया बर्मिंघम में। कहाँ पे, बर्मिंघम में। और साथ में जो दक्षिणी यूएसए में लौह इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो ये तो था आज आपका रिवीजन। तो ये आपका रिवीजन हो गया लगभग 23 मिनट की वीडियो में। और अभी भी मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि देखो हम लोगों को आपसे यही मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपको हमारी चीजें पसंद आ रही हैं। हम जितने भी नए नए ग्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, जो है कि नए नए इनिशिएटिव तरीके लेके आते हैं आपको तरीका बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, अगर वो आप पसंद करते हैं तो लाइक करके जाइए, नहीं पसंद कर रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल, ताकि हमें पता तो चले कि हमें अपनी कमियों में और क्या क्या सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे YouTube पर आप देख लो दोस्तों, एटलस के नाम पे सभी लोग प्रोजेक्टर पे पढ़ा देंगे, सभी लोग जो है कि जगह जगह लोकेशन पढ़ा देंगे, और आपको प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ना होता है, आपके पास होता है एटलस। और एटलस को सही तरीके से पढ़ने का ये आप देखोगे पूरे YouTube पर कि ग्लैंस एकेडमी हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पे मैं पढ़ा रहा हूं, और आपको एटलस से बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं कि किस तरीके से आप एटलस से क्लोज हो जाओगे, और फिर आपको चीजें बहुत समझ में आने लगेंगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने फिजिकल मैप पे चलते हैं, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं।
हालांकि लेक्चर की शुरुआत तो 24 मिनट पहले ही होगी, लेकिन आज तीनों लेक्चर का फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों लेक्चर का हमने रिवीजन कर लिया और आज हम पढ़ेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप लोग अक्सर सुनते रहते हो, इंपॉर्टेंट लेक्स। लेक्स मतलब यहाँ पे क्या, झीलें। और यहाँ पे जो आपकी ग्रेट लेक्स हैं उनको पढ़ेंगे, कनाडा की लेक्स हैं उनको पढ़ेंगे, कौन सी लेक किससे जुड़ती हैं ये भी पढ़ेंगे, सारी की सारी पढ़नी शुरू करेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम लोग तो ऊपर से करते हैं, यानी आर्कटिक ओशन से तो शुरू करते हैं। चाहे आप सागर को देख लो, स्ट्रेट को देख लो, लोकेशन को देख लो, ये सारी चीजें ऊपर से ही करते हैं। या फिर आप माउंट रेंज को देख लो, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज। तो इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट ग्रेट स्लेब पर नहीं चलेंगे, पहले हम चलेंगे कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो क्रम वाइज पूछी जाती है। क्रम वाइज मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर चलने वाली लेक्स को पूछा जाता है, या फिर कभी कभी उल्टा पूछता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाने वाली लेक्स को पूछा जाता है। तो इसको भी याद रख लेंगे आज हम लोग। कैसे, तो जरा सब मैं आपको अब कहूंगा कि अपने मैप पर ज्यादा ध्यान देना, और मैं आपको 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड तक का समय दूंगा ताकि आप उन लोकेशन को ढूंढ पाओ। तो चलो मैं भी जूम कर लेता हूं, आप आ जाओ। मैकेंजी रेंज आप देख रहे होगे, यहाँ मैकेंजी माउंटेन के बगल में ही आपको देखने को मिलेगी लेक ग्रेट बियर। क्या देखने को मिली है, ग्रेट बियर लेक देखने को मिली कि नहीं मिली। उसी के आसपास मैकेंजी नदी दिख रही होगी आपको, तो ग्रेट बियर लेक मिल गया, उसको हाईलाइट कर लो। उसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक दूसरी लेक आती है, वो आती है आपकी ग्रेट स्लेव। जो ग्रेट स्लेव लेक होगी, एल पहले लिखता है, ग्रेट स्लेव, ये स्लेव मतलब दास नहीं होगा, लेकिन मैं बनाता चल रहा हूं क्रम जो है कि इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी एक लेक अथबास्का। इसको क्या कहते हैं, अथबास्का कह देते हैं। और उसी के नीचे आपको एक लेक मिलेगी ग्रेट, मतलब कि लेक रेंडियर देखने को मिलेगी। चारों मिल गई। और उसके नीचे आपको मिलेगी लेक विनिपेग। ध्यान देना, ये 5 जो है कि लेक इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप चाहोगे तो बहुत सारी लेक ऐसी हैं जो मैं आपको बता दूं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको और भी करना तो एक लेक ला मार्टे करके लिख सकते हो, लेक ला मार्टे। तो अब जरा इनका क्रम याद कर लो, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हो आप देखोगे कि लेक पियर किधर मिल रही है आपको, नॉर्थ पॉइंट पे मिल रही है, और लेक विनिपेग किधर मिल रही है, साउथ पॉइंट पे। तो इस तरीके से आप नॉर्थ से साउथ ही तो आ रहे हो, तो इनके क्रम वाइज अगर आप याद करोगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी की सारी झीलें जो इस समय आपके सामने दिख रही हैं, वो पूरी की पूरी झीलें कैसी हैं, कनाडा की झीलें। कहाँ की झीलें दोस्तों, कनाडा की झीलें। क्योंकि अभी हम ग्रेट लेक्स को भी पढ़ेंगे जो आपकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। कुछ झीलें ऐसी हैं, उनके आसपास बसे हुए शहरों को पूछा जाता है, ठीक है, डेट्रॉइट वगैरह ये सब चीजें। तो ये आपने याद कर ली, लोकेशन मिल गई आपको, सबसे ऊपर आपको मिलेगी। मेरे साथ बोलो जरा, तो अब मोबाइल में देख लो, मैप चाहे तो बाद में हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे ऊपर क्या मिला, लेक ग्रेट बियर मिल गई आपको। फिर उसके नीचे क्या मिला, लेक ला मार्टे मिली। फिर उसके नीचे क्या मिला, लेक ग्रेट स्लेव मिलती है। उसके नीचे लेक अथबास्का मिलती है। उसके नीचे लेक रेंडियर मिलती है। उसके नीचे लेक विनिपेग मिलती है। विनिपेग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे अधिक गेहूं की बड़ी मंडी मानी जाती है, सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है गेहूं की, उसको भी कवर करेंगे। तो चीजें समझ में आ गई। अब जरा मेरे साथ एक साथ जल्दी बोलो, ग्रेट बियर लेक, ला मार्टे, ग्रेट स्लेव, ग्रेट, फिर लेक अथबास्का, लेक रेंडियर, लेक विनिपेग। ये हो गई नॉर्थ से साउथ की ओर। ये प्रमुख जो है कि कनाडा की झीलें हैं, कनाडा की झीलें हैं। अब जरा इसको अगर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करें तो आप देखोगे जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जरा अपने मैप में ध्यान से सुनते रहना और लिखते चलना, ठीक है। आप देखोगे कि जो सबसे ऊपर आपने लेक ग्रेट बियर देखी है, उसके पास देखोगे कि आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है 66.5 डिग्री का। देखिए उस पानी में से क्रॉस करके जा रहा होगा, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो आपसे पूछेगा कि कनाडा की कौन सी ऐसी झील है जहां से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल गुजरता हुआ जाता है। 4 ऑप्शन देगा, लेक ग्रेट बियर, लेक स्लेव, लेक अथबास्का, लेक विनिपेग। आप कहोगे सर हमने चारों ही कनाडा में पढ़ी है, लेकिन आपने पढ़ा था सर कि नॉर्थ से साउथ की ओर, तो नो डाउट आपका ग्रेट बियर ही हो जाएगा अगर इतना भी कॉमन सेंस लगा लिया तो। लेकिन मैं वो भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक आपको प्रश्न बनते हैं। तो क्या समझ में आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि कनाडा की जो ग्रेट बियर लेक है, ठीक है, लेक ग्रेट बियर कह दो चाहे जो भी, इसके ऊपर से ही आर्कटिक सर्कल गुजरता है, गुजर रहा है कि नहीं, तो वहां पे हाईलाइट करो, उस डॉट को हाईलाइट करो ताकि वहां पे पता चले, और उसे लिखो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ है ये, अर्थात कि आर्कटिक सर्कल गुजरता है। और अब हम नीचे आते हैं। नीचे अगर हम बात करें, उसके नीचे आप देखोगे एक ग्रेट स्लेव है, ठीक है, लेक ग्रेट स्लेव है। अगर हम इसे पॉलिटिकल मैप में आपको इसी समय दिखा दें तो आप देखोगे यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की जो येलो नाइफ अवस्थित है यहाँ पे, यानी कि जो ग्रेट स्लेव झील है इसके तट पर नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटरी है कनाडा की, उसकी एक राजधानी है येलो नाइफ। तो येलो नाइफ राजधानी यहाँ पे अवस्थित है। फिर यहाँ पे देखोगे इसके नीचे आपको लेक अथबास्का, जो मैंने लिखवाया था आपको, लेक अथबास्का,
इसकी खासियत यह है कि इस झील के तटीय क्षेत्र में कनाडा में सेल, तेल और गैस के भंडार के साथ यूरेनियम के भंडार भी मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं, यहाँ पे तुरंत लिखो, ऐसे स्क्वायर बनाओ या कुछ भी बनाओ और यहाँ पे लिखो सेल, यहाँ पे लिखो तेल यानी प्राकृतिक, और साथ में लिखो गैस, और क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यूरेनियम। छोटा छोटा लिखो, बड़ा नहीं, मैं तो यहाँ पे बड़ा लिख रहा हूँ, मैं तुम इरेज कर लूंगा अभी ना। तो आपको बताना है कि लेक अथबास्का के चारों तरफ जो तटीय क्षेत्र है वहां पे कनाडा में क्या मिलता है, सेल मिलता है, तेल मिलता है, गैस मिलता है, यूरेनियम मिलता है। ये चार इंपॉर्टेंट चीज। अब सोचो इतने इंपॉर्टेंट खनिज के साथ अथबास्का लेक इंपॉर्टेंट हो गई। अभी यहाँ पे कोई भी माइनिंग होगी या कोई भी अगर खनिज का संसाधन किया जाएगा तो तुरंत जो है कि कनाडा चर्चा में आ जाएगा और अथबास्का झील चर्चा में आ जाएगी और एग्जामिनर इससे प्रश्न पूछ लेगा। फिर इसके नीचे आपने एक देखी थी रेंडियर, और रेंडियर के नीचे आपने देखी थी लेक विनीपेग। देखिए जहां पे मैं कर रहा हूं हाईलाइट, लेक विनीपेग आपने देखी थी। लेक विनीपेग पे यहाँ पे आप देखोगे मैनीटोबा प्रांत की, जो मैनीटोबा प्रांत है कनाडा का, उसकी एक राजधानी है विनीपेग। विनीपेग के पास यहीं पे आप पॉलिटिकल मैप में देख लो, इसी लेक विनीपेग के पास मैनीटोबा प्रांत लिखा होगा और वहां पे छोटा सा स्टार बनाया गया होगा, चाहे सर्किल, राजधानी का जो वो सिग्नल होता है, तो वो विनीपेग है राजधानी। और वहां पे आप लिख सकते हो कि ये विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। किसकी मंडी है सबसे बड़ी? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, गेहूं की मंडी सबसे बड़ी है ये विश्व में, पूरे विश्व में सबसे अधिक सबसे बड़ी मंडी है मानी जाती है। तो ये पांचों लेक का आपने समझ लिया, पांचों लेक की विशेषता समझ में आ गई। अब आ जाओ ग्रेट लेक्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल मैप में थोड़ा सा दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पे इमेजेस क्लियर नहीं है लेकिन आपके बुक में होगी। जैसे यहाँ पे देखोगे लेक ग्रेट बियर थी जहां से ये गुजरती हुई जा रही है। फिर इसके नीचे मैंने आपको लेक बताया था ग्रेट स्लेट, और इसी के तट पे देखो ये रहा येलो नाइफ। येलो नाइफ जो है कि राजधानी है किसकी है? नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ये कनाडा का एक राज्य है और उसकी राजधानी है येलो नाइफ। इसके नीचे मैंने आपको अथबास्का लेक बताया था जहां पे चार चीजें बताई, सेल, तेल, गैस, यूरेनियम। और इसके नीचे मैंने आपको लेक विनीपेग बताई थी जो कि ये रहा मैनीटोबा प्रांत, और इसकी छोटी सी राजधानी है जो है कि विनीपेग। ये इसी के तट पर है, नीचे तक आती है और यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। तो ये चीजें आपने अगर हाईलाइट कर ली तो ये समझो धीरे धीरे हम पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका को कितनी आसानी से और कितनी मस्त तरीके से दोस्तों कवर कर रहे हैं, जिसके बाद आपको मैप की क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी एटलस में जितनी भी चीजें आपकी लिखी है और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप इसको फॉलो करते जाना। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे ही हमारा एक कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा। किस पे पोस्ट करूंगा? टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया वीडियो के, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। लगभग 6000 से अधिक उसमें सब्सक्राइबर है, कोई फर्जी वाला मत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ग्लैंस एकेडमी के नाम से फर्जी भी चल रहा है, तो आपको केवल कौन सा करना है जिसमें 6000 है। वहां पे मैं एक कॉन्टिनेंट जैसे खत्म हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, मैं उसका नोट्स दे दूंगा ताकि आप रिवीजन करते रहो और अपने पास प्रिंट आउट निकाल लो उसका। अब हम आते हैं अपने फिजिकल मैप में दोबारा और ग्रेट लेक्स की बात करते हैं। जो ग्रेट लेक का क्षेत्र है, जो ग्रेट लेक जिसको कहा जा रहा है बार बार, महान झीलें जिसे कहा जाता है, वो ये जोन में है जहां पे मैं आपको ये बड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको हाईलाइट नहीं करना भी, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज अलग अलग तरीके से बताऊंगा। अभी बस आपको एक लोकेशन पे मैंने पहुंचा दिया। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न बना दूं कि ग्रेट लेक्स जो है या महान झीलें जो है वो रॉकी माउंटेन के पश्चिम में है या पूरब में है, तो आप कहोगे सर ये तो रॉकी माउंटेन के पूरब में है। अगर मैं एक छोटा सा और प्रश्न बना दूं कि ये जो महान झीलें हैं ये अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में है कि पूरब में है, तो आप देखोगे अपलेशियन पर्वत का तो विस्तार यहां से ऐसे हो रहा है, तो भाई इसके तो किधर हो जाएंगे? इसके इधर ये पश्चिम में हो जाएंगे, वेस्ट में हो जाएगी। देखो एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न बना सकता है ना कि भाई जो महान झीलें हैं वो आपके अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में है या पूरब में, ये कैसे कंफर्म होगा? जब आप लोकेशन को देखोगे। तो चलो अब मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा जूम करता हूं यहाँ पे और पश्चिम से पूरब की ओर लेकर चलता हूं। ध्यान देना, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको सबसे पहले ताकि आपको चीजें पता रहे। मैं किधर से लेकर चल रहा हूं? वेस्ट टू ईस्ट की ओर लेकर चलूंगा। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब हो गया कि हम सबसे पहले पश्चिमी झील को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले आपको सबसे पश्चिम में मिली लेक सुपीरियर झील मिल गई। उसके बाद आप और आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको लेक मिशिगन मिल रही है, फिर यहाँ पे लेक हुरॉन देखने को मिली, ह्यूरॉन, फिर लेक ईरी देखने को मिल रही है और लेक ओंटारियो देखने को मिल रही है। अभी आप फिजिकल मैप में देखो, इसके बाद मैं आपको पॉलिटिकल मैप में इन लोकेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताऊंगा। तो पहले आप ये देखो, अगर और भी मैं जूम करूं या अपनी किताबों में आप जरा आंखें गड़ाइए,
आंखें फाड़ कर देखिए, उसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको लेक सुपीरियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। और इसके बाद आपको लेक ह्यूरॉन दिख रही है। क्या आप कह सकते हो कि लेक सुपीरियर से सर डायरेक्ट हम मिशिगन में आ पा रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम कहाँ जा रहे हैं? लेक ह्यूरॉन में जा रहे हैं, क्योंकि ये रहा इसका कनेक्टिंग पॉइंट, ये रहा इसका कनेक्टिंग पॉइंट जहां पे मैंने डॉट बनाया। फिर से देखो, लेक सुपीरियर, और इसी के पॉइंट पे ये रहा, ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट है जो आपको लेक ह्यूरॉन में लेके आ रहा है। मिशिगन का कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि ह्यूरॉन से आप आओगे मिशिगन, तो पहले कौन सी लेक में जा रहे हो, इसीलिए इसका क्रम पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वेस्ट टू हम ईस्ट की ओर चलेंगे, तो सबसे पहले लेक सुपीरियर में आएंगे, फिर लेक ह्यूरॉन में आएंगे, फिर लेक मिशिगन में आएंगे, क्योंकि ह्यूरॉन से ही मिशिगन में आ सकते हो, और फिर मिशिगन से बाहर निकल के ह्यूरॉन में वापस आएंगे, और ह्यूरॉन से फिर लेक ईरी में आएंगे, और लेक ईरी से होते हुए फिर हम लेक ओंटारियो में आएंगे। तो सबसे पूर्वी जो है कि झील कौन सी हो गई? लेक ओंटारियो हो गई। सबसे पश्चिमी कौन सी हो गई? लेक सुपीरियर हो गई। लेक सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? लेक ह्यूरॉन आएगी। ह्यूरॉन के बाद तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी? मिशिगन आएगी। फिर मिशिगन से आप वापस निकल के ह्यूरॉन में आते हो, फिर लेक ईरी आती है, और फिर लेक ओंटारियो आती है। ये मैंने अभी जूम कर रखा है, तो आप अपने मैप के साथ चलते रहिएगा, मेरे साथ मैप को भी देखते रहिएगा, क्योंकि फिर मैं अभी इसको जब छोटा करूंगा तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा भी जाता है, कि लेक सुपीरियर से लेक ह्यूरॉन को कौन सी कनाल जोड़ती है? क्योंकि कोई भी दो झीलों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई जाती है, कनाल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कनाल बनाने का मतलब क्या होता है? ये ह्यूमन के द्वारा बनाएगी, कृत्रिम तरीके से होती है, ताकि एक झील से दूसरे झील के बीच में कनेक्टिविटी कर दी जाए। और इसके लिए क्या होता है? कृत्रिम तरीके से नहरें बनाई जाती है, कनाल बनाए जाते हैं। तो ध्यान देना, पूछा जाता है कि लेक सुपीरियर से लेक ह्यूरॉन के बीच में कौन सी कनाल बनाई गई है? तो यहां पर आप डॉट करके, या यहां पर आप कुछ भी अपना इंडिकेट करके एक छोटा सा लिख दो यहां पे, सू कैनाल। क्या लिखा मैंने? सू कैनाल। ये चीज आपको लिखनी है, SOO, सू कैनाल। तो पूछा जाता है कि सू कैनाल से किन दो झीलों को जोड़ा जाता है? लेक सुपीरियर को लेक ह्यूरॉन से जोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर लेक ह्यूरॉन से आप मिशिगन झील में आते हो, और मिशिगन झील की एक सबसे बड़ी विशेषता लिखो। इन पांचों झील में से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जो केवल जो है कि यूएसए में स्थित है, तो वो ये होती है। अभी मैं पॉलिटिकल मैप में दिखाऊंगा। मिशिगन झील केवल यूएसए में स्थित है, जबकि सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ये चारों झीलें आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे स्थित है। अब जरा हम आगे चलते हैं, तो लेक ह्यूरॉन से जब हम ईरी झील में आते हैं, और ईरी झील से यहां पर देखोगे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, इस तरीके का आपके मैप में दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए था, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लेक ओंटारियो और लेक ईरी, तो जब आप सुपीरियर से ह्यूरॉन आए सू कैनाल को प्राप्त करके, किसको? सू कैनाल से जो है कि आप कहाँ पे आए? ह्यूरॉन में आ गए, ह्यूरॉन से मिशिगन में आ गए, और मिशिगन से जब ह्यूरॉन में जाके फिर ह्यूरॉन से ईरी आते हैं, और ईरी से ओंटारियो जाने के लिए आपको वेलैंड कैनाल का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सी कैनाल का प्रयोग करना होता है? वेलैंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेलैंड। ठीक है, ये आप इसको लिख लीजिए वहां पे, वेलैंड कैनाल को जो है कि प्रयोग किया जाता है। स्पेलिंग क्या रहेगी इसकी? यहां पर आप देखोगे तो WELLAND और CANAL, ये हो गया वेलैंड कैनाल, जो आपको क्या करती है? ईरी से ओंटारियो में जोड़ देती है। तो ये सारा क्रम हो गया। अब जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेक सुपीरियर पकड़ा, यहां से जो है कि सू कैनाल की मदद से ह्यूरॉन में आए, ह्यूरॉन से फिर हम मिशिगन घूमने आए, फिर मिशिगन से ह्यूरॉन आते हैं, ह्यूरॉन से हम ईरी आते हैं, ईरी से हमने जो है कि वेलैंड कैनाल को क्रॉस किया और लेक ओंटारियो में प्रवेश कर गए। क्लियर हो गई बात? और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि ये सारी झीलें जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे भी कम होती जा रही हैं। अगर मैं इन पांचों झील के आधार पे पूछूं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो पहला नंबर मिलेगा आपको लेक सुपीरियर को, दूसरा नंबर ह्यूरॉन को दोगे, तीसरा नंबर मिशिगन को दोगे, चौथा नंबर ईरी को दोगे, पांचवा नंबर ओंटारियो को दोगे। तो ये आपके क्षेत्रफल के आधार पे भी क्रम लगाने को आता है। और आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो, मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू कराए पिछले 10 साल के, अभी 2-4 दिन पहले, तो उसमें ये प्रश्न था बिल्कुल था क्षेत्रफल के आधार पे। तो इनका क्षेत्रफल हम नहीं रटेंगे, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। तो लेक सुपीरियर सबसे पहले होती है क्षेत्रफल में सबसे अधिक, फिर उससे कम ह्यूरॉन, फिर उससे कम मिशिगन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि जो सुपीरियर झील है वो हाईलैंड पर स्थित है, और यहाँ पे लौ अयस्क के भंडार देखने को मिलते हैं। तो अब जरा यहाँ पर कुछ चीजें हम समझेंगे, लेकिन अब हम चलेंगे अपने पॉलिटिकल मैप में, इन्हीं मैप झीलों को देखने।
क्योंकि पॉलिटिकल मैप में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी, पॉइंट आउट करना होगा। जैसे ध्यान से समझना कि सुपीरियर उच्च भूमि यानी कि जो सुपीरियर जो हाईलैंड है, ये पूरा का पूरा एक हाईलैंड है, ठीक है, मतलब ऊंची भूमि जिसे हम लोग कहते हैं समुद्र तल की अपेक्षा। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे पहले कहाँ पे आपने देखा लौह अयस्क के भंडार? आपने देखा था बर्मिंघम के आसपास के क्षेत्रों में, पिट्सबर्ग के आसपास के क्षेत्रों में, वहीं कोयले का भंडार भी देखा। लेकिन अब दूसरा भंडार कहाँ देख रहे हो? लेक सुपीरियर हाईलैंड पे देख रहे हो लौह अयस्क के भंडार। और यहाँ यूएसए में अवस्थित मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज का मतलब होता है यहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा, मतलब रेंज एक देखने को मिलेगी, पर्वत चोटी, जो लौह अयस्क के खनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछ लिया जाता है आपको, मेसाबी रेंज। आप इसको बाहर करके भी लिख सकते हो कहीं पे, ठीक है, मेसाबी रेंज जो किसके लिए फेमस है? जो लेक सुपीरियर हाईलैंड पे फेमस है और ये लौह अयस्क के खनन के लिए फेमस है। मेसाबी की स्पेलिंग में बता दूं या हिंदी में लिख लो इस तरीके से, मेसाबी, मेसाबी रेंज, ठीक है, रेंज मतलब पर्वत चोटी या इस तरीके से समझ सकते हो। और इसके खनन के लिए फेमस है। सुपीरियर हाईलैंड पर अवस्थित जो सुपीरियर झील है, अब ध्यान देना, अब एक एक पॉइंट आपको नोट आउट करने हैं जो जगह जगह पे लिखने हैं। जैसे सुपीरियर झील के बारे में यहाँ पे लिखो कि ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस पानी की झील है ये दोस्तों? मीठे पानी की झील है। तो इसको छोटे में लिख लो, मैं तो यहाँ बड़े से लिख रहा हूँ, आप इसको बाहर ले जाके कहीं भी लिख सकते हो। बाहर मतलब मैप से बाहर नहीं ले जाना है, ठीक है, मैप से बाहर नहीं ले जाना है इसको, यहीं पे बहुत सारी जगह है, आप कहीं भी पेन को उड़ा के लिख सकते हो। तो सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर मैं बात करूं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर है कि नहीं है, जो तुर्कमेनिस्तान से जो है कि बाउंड्री शेयर करती है। साथ में अगर आप देखोगे तो रूस से भी बाउंड्री शेयर करती है, ताजिकिस्तान से भी करती है, उज्बेकिस्तान से भी करती है, ईरान से भी करती है, अजरबैजान से भी करती है। तो ये जो तारीख वाला कॉन्सेप्ट है, जो 5 देशों से बाउंड्री शेयर करती है, ये सबसे बड़ी झील तो है दुनिया की, लेकिन इसमें मीठा पानी नहीं मिलता है देखने को। मीठा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी। क्लियर होगी बात? और सुपीरियर हाईलैंड पर आप देखोगे लौह अयस्कों की उपलब्धता के कारण, अब आ जाओ अगले प्रश्न पे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण डुलुथ में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। ये रहा डुलुथ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों डुलुथ। और ये कई बार पूछा जाता है कि डुलुथ आपका किस झील के तट पे है? तो कौन सी झील है यहाँ पे? क्या मिशिगन है, क्या ह्यूरॉन है, क्या लेक सुपीरियर है? तो आप कहोगे लेक सुपीरियर है सर, क्योंकि आपने बता दिया हमें। अपने मैप में देख सकते हो, अपने मैप में उसे हाईलाइट करो डुलुथ को। और ये लौह अयस्क का केंद्र है। लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया यहाँ पे। सू कैनाल, जो कि सू झील जिसे हम कह सकते हैं, सू नहर, ये क्या करती है? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन से जोड़ती है। यहाँ पे देखो, ये देखो एक छोटा सा गोला बन के दिख रहा होगा आपके मैप में, मैप में दिख रहा होगा यहाँ पे, लेक सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा? यहाँ पे ये सू कैनाल से जोड़ा जा रहा है। किसको? लेक सुपीरियर को ह्यूरॉन से। और इस नहर के समीप स्थित सॉल्ट सेंट मैरी, ध्यान देना, सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और ये पूछ लिया जाता है कि सॉल्ट सेंट मैरी जो बंदरगाह है वो किस देश का है? कनाडा का है। किस नहर के तट पे है? ह्यूरॉन और सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। क्लियर? ह्यूरॉन झील के उत्तर में अवस्थित सडबरी, यहाँ पे आपने इसको देखो, ये रहा ह्यूरॉन झील के उत्तर में है कि नहीं है? सडबरी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये रहा सडबरी। सडबरी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके विश्व के स्तर पे निकेल का महत्वपूर्ण केंद्र है। निकेल किसके लिए प्रयोग होता है? निकेल की अगर मैं बात करूं तो जो स्टेनलेस स्टील हम लोग प्रयोग करते हैं निकेल क्रोमियम के मिक्सर से, तो निकेल का उसमें प्रयोग होता है। तो यहाँ सडबरी को हाईलाइट करके लिख दो, निकेल का उत्पादन होता है। क्या होता है? निकेल का उत्पादन। क्योंकि ये झीलों से संबंधित शहर है दोस्तों, और झीलों से संबंधित शहरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे डुलुथ पे आपने लिख दिया कि लौह अयस्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सडबरी के लिए लिखो कि निकेल के उत्पादन के लिए या निकेल के खनन के लिए महत्वपूर्ण है। और यह कॉपर और प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी सडबरी में कॉपर यानी तांबा और साथ में प्लेटिनम के भी जो है कि भंडार देखने को मिलते हैं। फिर आ जाओ मिशिगन झील। अब जरा यहाँ पॉलिटिकल मैप में देखो, मिशिगन झील ये येलो कलर के अमेरिका के अंतर्गत है कि नहीं? तो ये एकमात्र ये झीलों में से प्रमुख झील है ग्रेट लेक्स में से कि लेक मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील के तट पर अवस्थित गैरी और शिकागो औद्योगिक प्रदेश लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग की दृष्टि से ग्रेट लेक्स का सर्वाधिक विकसित शहर है। कौन कौन से? गैरी और शिकागो। और आपसे पूछा जाता है कि गैरी या शिकागो किस झील के तट पर है? तो ये रहा आपका छोटा सा, यहाँ पे रहा गैरी और इसी के बगल में आपका छोटा सा रहेगा शिकागो। तो दोनों को आप हाईलाइट कर लो दोस्तों, दोनों को क्या करना है? आपको हाईलाइट कर लेना है और पता रहना चाहिए कि शिकागो और गैरी किस झील के तट पर है। हालांकि आप देखोगे सुपीरियर का भी हिस्सा अमेरिका में आ रहा है, ईरी का भी हिस्सा आ रहा है, ओंटारियो का हिस्सा भी आ रहा है, ह्यूरॉन का भी आ रहा है, लेकिन मिशिगन के तट पे ये गैरी और शिकागो है। क्लियर हो गया? सुपीरियर
झील जो है उच्च भूमि से लौह अयस्क से पेंसिल्वेनिया से कोयला प्राप्ति होने के कारण इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ। अब यहां देखोगे तो इस जो डुलुथ के आसपास से इसे मिल गया लौह अयस्क, मतलब कि एक तरीके से लौह अयस्क मिल गया। और यहाँ पे आप पेंसिल्वेनिया को देखोगे तो यहाँ से आपको कोयला मिल गया, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, और इसकी वजह से ये दोनों ही क्षेत्र क्या हो गए, आपके लौह इस्पात उद्योग के रूप में बहुत अधिक डेवलप हो गए। भरोसा रखो दोस्तों, आपका वर्ल्ड मैप ना ऐसा तैयार करा दूंगा और ऐसा तैयार रहेगा कि आप फिर कभी भूल नहीं पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका फिर गलत नहीं होगा, ये तो भरोसा रखो। बस आप मेरे साथ लगे रहना। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये आपके यूपी पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे आपका वनडे एग्जाम्स हो, चाहे आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, या बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं का भी पेपर दे रहा हो, हरियाणा वगैरह का, हर जगह वर्ल्ड लोकेशन सेम होती है, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ये टारगेटेड क्लास नहीं है कि हाँ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए चला रहे हैं या यूपीएससी 2024 के लिए, नहीं। इसको पूरे आराम से हम लोग 10 से 12 लेक्चर में या 10-12 दिन में कंप्लीट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा क्लास है जो कि 4-5 लेक्चर में कवर होगा। उसके बाद सारी लेक्चर्स हमारे 2-2, 3-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, सारे कॉन्टिनेंट। तो 10-12 लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन इतना अच्छे से कवर करेंगे कि फिर आप किसी भी एग्जाम्स में इसी नोट्स को और इसी मैपिंग के पैटर्न को आप पढ़ के जाओगे तो आपके सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे शिकागो की। तो देखो शिकागो कहाँ पे है भाई, मिशिगन झील पे मैंने बताया ना। तो शिकागो यूएसए का परिवहन फोकस केंद्र है और यहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण मांस प्रसंस्करण उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। किसका? मांस प्रसंस्करण, यानी यहाँ पे जो मांस होता है, मांस उद्योग बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो आप यहाँ पे शिकागो में छोटा सा लिख सकते हो कि भाई ये मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए फेमस है। जैसे पूछा था ना, कागज उद्योग, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, लौह अयस्क उद्योग, बिजली उत्पादन उद्योग, जल विद्युत उत्पादन उद्योग, या फिर आपका मांस प्रसंस्करण उद्योग, तो ऐसे पूछा जाता है। और इसमें एक और हाईलाइट पॉइंट करो शिकागो में ही कि ये यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है वो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे अधिक में तीसरे नंबर पे ये आता है। किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। शिकागो से मिलवाकी तक तटीय क्षेत्र में कृषि से संबंधित मशीनों और उपकरणों का सर्वाधिक विकास हुआ है। जरा शिकागो से मिलवाकी पहुंचो जरा भाई, ये रहा शिकागो आपका, और मिलवाकी आपको मैंने कहा बताया था, मिलवाकी आपका जस्ट ऊपर ही है, ये रहा मिलवाकी। ये भी है, देखो ये भी किस झील के तट के किनारे है, आपको मिशिगन के तट पे। तो शिकागो, जो शिकागो है, शिकागो से मिलवाकी के बीच में पूरे तटीय क्षेत्र में, कहाँ पे, ये रहा, ये आप देख लो, ऐसे देख लो, ये रहा तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्रों में मिलवाकी और शिकागो, इन तटीय क्षेत्रों में कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण चाहिए होते हैं, मशीनें चाहिए होती, थ्रेसर कह दो, ट्रैक्टर कह दो, कंपाइन कह दो, हल कह दो, जो भी चीजें, वो सारे इंडस्ट्रीज का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए इसे यूएसए का एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बेल्ट कहते हैं। अब जरा जल्दी से पॉइंट बना लो, इस तरीके से आप मिला लो मिलवाकी शिकागो को, और यहाँ पे इस तरीके से लिखो कि ये एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बेल्ट भी है। क्या है ये? एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बेल्ट। मैं आराम से रुका हुआ, आराम से बोल रहा हूँ, आप लिख लो। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो कि शिकागो से लेके मिलवाकी तक ये जो तटीय क्षेत्र है, ये आपका कृषि इंडस्ट्री के साथ साथ कह सकते हो कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बेल्ट कहलाता है, क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे कृषिगत रोजगार देखने को मिलता है। तो ये पूछा जाता है कि अमेरिका के किस क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। अब आ जाओ, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बेल्ट लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देखिए। ईरी झील पर आते हैं हम लोग। किस पे आते हैं दोस्तों? ईरी झील पर। ये रहा ईरी। ईरी के तट पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट्रॉइट होगा। ईरी झील के तट पे अवस्थित डेट्रॉइट यूएसए में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। ध्यान देना कि ये रहा ईरी झील और ये रहा आपका डेट्रॉइट। कहाँ पे है? डेट्रॉइट को गोला करो और इसके नीचे कहीं पे भी छोटा सा ब्लू कलर के पेन, ब्लैक कलर के पेन, जिससे भी आप लिखना चाहो लिखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप 2023 के पेपर में देख लो, जियोग्राफी के पेपर में देखो उठा के, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो मैंने क्लास कराई है आपकी हैंड रिटन नोट्स में, शॉर्ट नोट्स के तौर पे, या तो 2023 है या तो 2022, उसमें डेट्रॉइट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई डेट्रॉइट किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लिखो इसको अभी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। देखो मैं इतना जोर लगा के बता रहा हूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हर वो क्वेश्चन आप सीख लो जहां से प्रश्न बन सकता है। गलती अगर होगी ना आपसे तो आप इसके पूरे जिम्मेदार होगे कि सर ने तो पढ़ाया लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, और इस गलती का हर्जाना फिर आपको भुगतना है, मुझे नहीं। मेरी जिम्मेदारी जितनी मैं पूरी कर रहा हूँ जिम्मेदारी, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से मैपिंग। इतनी अच्छी मैपिंग वर्ल्ड मैपिंग एटलस के स्तर पे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, एटलस को लेके एक छोटी छोटी चीजों को कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। लेकिन उसके बाद आप अगर गलती कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, तो अपनी गलतियां सुधारो। और ये सारी चीजें पीवाईक्यू से ही सीखने को मिलती हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो लोकेशन पूछी जा रही बार बार वो है कहाँ पे, ये तो पता हो, रटने से तो बेहतर ये है।
आपके दिमाग में बैठ गया कि ईरी के किनारे डेट्रॉइट मैंने पढ़ा है, मिशिगन के किनारे शिकागो पढ़ा है, मिलवाकी पढ़ा है, गैरी पढ़ा है मैंने, डुलुथ पढ़ा है मैंने, क्या होता है ये जो है कि सडबरी पढ़ा है, निकल कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। तो ऐसे आप कर पाओगे अपने आप को। अब आगे बात करते हैं कि वेलैंड कैनाल, जो कि मैंने फिजिकल में, देखिए जो चीज आप फिजिकल में लिख लो उसको पॉलिटिकल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल में हमें लोकेशन के हिसाब से चलना होता है कि कोई शहर, कस्बा, टाउन, ये सब होता है। पॉलिटिकल में आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे कि ईरी झील को ओंटारियो झील से मिलाने के लिए यहाँ पे एक वेलैंड कैनाल बनाई गई है, और इस नहर के समीप अवस्थित हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हैमिल्टन शहर देख लो, ये रहा, ये लिखा जरूर अमेरिका के अंतर्गत है, लेकिन अगर इसका सर्कल देखोगे अपने मैप में तो ये ब्लू कलर वाले कनाडा के पार्ट में बनाया गया डार्क करके हैमिल्टन। तो हैमिल्टन किसका पार्ट है? कनाडा का पार्ट है, यूएसए का मत समझ लेना। और इसको लिखो कि ये कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है। बर्मिंघम क्यों कहलाता है? क्योंकि यह लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मैंने आपको नीचे बताया था या क्लास में थोड़ा सा पहले बताया था कि यहाँ पे बर्मिंघम मैंने आपको दिखाया था अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी हिस्से पे, कुछ इस तरीके से पेंसिल्वेनिया वाला क्षेत्र था यहाँ पे बर्मिंघम। मैंने कहा था यहाँ पे लॉ इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, और इसी तरीके से आप देखोगे कि हैमिल्टन को भी कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। इसके बाद आप देखोगे ओंटारियो प्रांत की राजधानी टोरंटो। कौन सा प्रांत है? ओंटारियो प्रांत है, ठीक है। ओंटारियो प्रांत की जो राजधानी है टोरंटो, ये रही, छोटी सी आप देखोगे यहाँ पे। तो टोरंटो की बात करें तो टोरंटो किस लिए फेमस है? यहाँ पे कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर माना था। तो टोरंटो क्या है? कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और ईरी और ओंटारियो झील के मध्य यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। आ जाओ फिर फिजिकल में एक बार दोबारा चलो। देखो यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल मैप में, ये रहा लेक ओंटारियो और ये रहा लेक ईरी, और यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ध्यान देना, नियाग्रा जलप्रपात। अब यहीं पे आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या लिखना है? नियाग्रा जलप्रपात दिखा, बिल्कुल दिखा होगा आपको। नियाग्रा जलप्रपात जो कि उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे आप लिखो कि नॉर्थ अमेरिका का, विश्व का नहीं मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका का बता रहा हूँ। विश्व का तो आपका वेनेजुएला के तट पे मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा, हमें क्या नाम है बताऊंगा मैं, या फिर अफ्रीका में मिलेगा, क्या नाम है वो भी बताऊंगा, जो आपको जाम्बेजी नदी पर मिलता है। 2-3 डाउट में रहते हैं ये प्रश्न, मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा, मैं पॉइंट में धीरे धीरे पढ़ूंगा, मैप में आप लोग खुद क्लियर कर लोगे, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद क्लियर कर लोगे। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जल प्रपात, क्या लिखा हमने? जल प्रपात। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो नियाग्रा जलप्रपात है इसके लिए वाटर बॉडीज कौन सी होती है? तो ओंटारियो झील और ईरी झील, ये दोनों ही हो जाती हैं, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आज हम लोग इस क्लास को रोकेंगे रिवर पे जाके, रिवर की लोकेशन को ट्रैक करा के मैं रोकूंगा, उसके बाद ही आपको उठना। तो झीलें खत्म हो जाएंगी, हमारी नदी खत्म हो जाएंगी, तो हमारा ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज हमारी क्लास खत्म होने के बाद एक क्लास कल और मिलेगी आपको, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सारी लेक्चर छोटे छोटे आएंगे जिसमें 3-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ओंटारियो झील, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पे, तो ओंटारियो झील इन ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी झील मानी जाती है, और इस झील से ही आप यहाँ पर देखोगे अपने मैप में, इस झील से ही यहाँ पे एक सेंट लॉरेंस करके एक नदी निकल रही है, देखिए आपको, जो आगे जाके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस बना रही है। याद होगा हम लोग जब अभी पहली दूसरी लेक्चर में पढ़े थे, अभी मैंने रिवीजन भी कराया, तो ये लेक ओंटारियो से ही तो निकल रही है। आपको क्या लगेगा कि ये पतली सी पट्टी है सर, ये नदी थोड़े है, ये भी नदी है, और यहाँ पे इसकी सहायक नदियां आके मिल रही है, इसलिए ये नदी मोटी दिखने लगी, ठीक है। तो लेक ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी आपकी निकल रही है, जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके गिर रही है। तो सेंट लॉरेंस नदी के स्रोत के समीप ओंटारियो झील के तट पे एक किंगस्टन अवस्थित है, जो कनाडा में रेल इंजन या लोकोमोटिव उद्योग का इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। क्या अवस्थित है? किंगस्टन। तुरंत देखो पॉलिटिकल मैप में, देखो मैप पढ़ने का तो तरीका यही है भाई, आपको पॉलिटिकल फिजिकल एक साथ सारे मैप लेकर पढ़ते रहने पड़ेंगे। यहां पे देखो दिख रहा होगा आपको किंगस्टन, अगर नहीं दिखा है तो मैं आपको बताता हूं कहां पे है भाई, कहां गया किंगस्टन, मुझे भी तो दिखना चाहिए तभी तो मैं बताऊंगा। आई थिंक ये लोकेशन नहीं दिख रही होगी या तो नहीं लिखी गई होगी, तो कोई बात नहीं, आप अपने पेन से ही यहीं पे लेक ओंटारियो के आसपास ही यहीं पे कहीं डॉट बना के यहीं कहीं लिख लीजिए छोटा सा, लेक ओंटारियो के पास, ठीक है। ये चीज पता रहनी चाहिए आपको कि ओंटारियो झील के तट पर ही तो है, तट पर है, तट पे तो दिखना चाहिए था, आई थिंक नहीं होगा या छूट गया होगा या जो भी हो, तो यहीं तट पे कहीं पर भी आप लिख दीजिए, क्योंकि ये कनाडा का पार्ट है। क्या लिखना है? किंगस्टन। किंगस्टन की स्पेलिंग ये रहेगी, किंग लिख दो और स्टोन लिख दो या स्टन लिख दो, ठीक है, किंग स्टोन लिख दो। और ये लोकोमोटिव उद्योग के लिए फेमस है, नहीं कि यहाँ पे रेल के इंजन बनते हैं। और ये किस जगह पे होगी? ये आपका लेक ओंटारियो पे होगा। अब जरा बात कर लेते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक,
ध्यान देना, ग्रेट सॉल्ट लेक। अब यहाँ से अगर आप निकल आए हो बाहर, किंगस्टन अगर आपने लिख लिया होगा पॉलिटिकल में, तो आ जाओ जरा रॉकी मैप की तरफ, यानी कि रॉकी की तरफ आ जाओ। रॉकी माउंटेन पे आपको एक ग्रेट मिलेगी जिसका नाम होगा लेक ग्रेट सॉल्ट। क्या नाम देखने को मिलेगा? रॉकी माउंटेन की तरफ आपको देखने को मिलेगी। देखो हम लोगों ने कनाडा की 5 इंपॉर्टेंट लेक देख ली, और हमने साथ में किसकी लेक देख ली? ग्रेट लेक्स देख ली। हम इसको कल क्लास से पहले रिवीजन कर लेंगे लेक्स के बारे में, लेकिन अभी हम लोग को ये समझना है। तो रॉकी माउंटेन में लेक ग्रेट सॉल्ट, ग्रेट सॉल्ट आपको देखने को मिली। ये मीठे पानी की झील है, ध्यान देना, लिखा जरूर है सॉल्ट, यही तो क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा। एग्जामिनर लिख देगा भाई लेक ग्रेट सॉल्ट जो है कि किस प्रवृत्ति की झील है, आपको लगेगा सॉल्ट मतलब नमक होता है, नो डाउट ये तो खारे पानी की झील होगी, यहीं पर आप गलती कर जाओगे। ये लिखो यहाँ पे मीठे पानी की झील है, ये इसकी झील है, मीठे पानी की झील है दोस्तों। और ये बोनेविला का एक अवशिष्ट भाग है जो खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गया। अब किस में परिवर्तित हो गया? खारे पानी में परिवर्तित हो गया। इस झील के तट पर उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। किसकी राजधानी अवस्थित है? सेल्ट, मतलब कि उटाह की राजधानी सॉल्ट लेक अवस्थित है। आप पॉलिटिकल मैप में से देख पाओगे। और यहीं पर आपको लेक मीड भी एक देखने को मिलेगी कोलोराडो नदी पे। यहाँ पर देखो कोलोराडो नदी दिख रही है, ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से इल्बर्ट, मतलब जो माउंटेन है यहाँ से निकलती हुई आ रही है कोलोराडो नदी, और इसी कोलोराडो नदी पर आपको देखने को मिलेगी लेक मीड। क्या देखने को मिलेगी? लेक मीड देखने को मिलेगी। देखा जहां पे मैं गोला बना रहा हूं, ठीक है, ग्रैंड कैनियन के नीचे लिखा होगा, ग्रैंड कैनियन के नीचे लिखा होगा लेक मीड। तो लेक मीड कोलोराडो नदी पर स्थित है, ठीक है, किस पर स्थित है? कोलोराडो नदी पे। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बांध है जो आपसे पूछा गया, पीवाईक्यू आप देख लो यूपी पीसीएस का, हुवर बांध करके पूछा जाता है। कौन सा बांध पूछा था? हुवर। तो आप लिखोगे HOOVER, हुवर हो गया। और दूसरा आपको लिखना बोल्डर, जिसकी BOULDER, ठीक है। ये दोनों बांध आपको लेक मीड के दोनों तरफ लिख लेना है, क्योंकि ये लेक मीड पर ही जो है कि है। तो लेक मीड जो है कि कोलोराडो नदी पर निर्मित हुवर और बोल्डर बांध एक जलाशय का उदाहरण है जो कि मानव निर्मित झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुवर बांध या बोल्डर बांध ये किस नदी पर बनाए गए हैं, जैसे पूछा जाता है कि भाई करीबा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, आप बताएं तो नील नदी पे करीबा बांध है, या जाम्बेजी नदी पर है, या लिम्पोपो नदी पे है। बहुत सारे अलग अलग बांध होते हैं, डैम होते हैं, इंपॉर्टेंट डैम होते हैं। जैसे सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है, नर्मदा नदी पे है या चंबल नदी पे है, या फिर शिव समुद्रम बांध पूछ लिया जाता है, बहुत सारे अलग अलग। तो उसी तरीके से यूएसए के ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बांध है। हालांकि बांध तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, हुवर बांध और बोल्डर बांध। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये लेक मतलब कि कोलोराडो नदी पर स्थित है। यहां तक हमारी आज की इस क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया, लेक को भी, लेकिन अभी हम कंप्लीट नहीं करे हैं, अभी हमें पढ़ना है नदी को। अभी कहीं नहीं जाना है, ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मैं ब्रेक दूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा? लगातार कराऊंगा आपको। तो यहीं पर अभी हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल मैप में अब रिवर को पढ़ेंगे, और रिवर पढ़ने के लिए फिर हमको कहाँ पे आना पड़ेगा? ऊपर, क्योंकि हम एक तरफ से जब चीजों को शुरू करते हैं तो हमें बार बार याद रहता है कि हमें कौन सी चीजें कहाँ पढ़ी थी। हम रिवर को आज लोकेट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होंगे तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जब हम कल इस रिवर के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो उससे पहले हम रिविजन कर लेंगे। रिविजन करते हुए पढ़ेंगे तो हमारा चीज भी डबल हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। तो आप देखोगे सबसे ऊपर आपने एक यूकॉन रिवर पढ़ी होगी, अगर नहीं होगी होगी जरूर। यूकॉन प्लेटू जब आपने पढ़ा था, अंतरा पर्वतीय पठार मैंने पढ़ा था, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में, तो वहां पे आपको, अच्छा पठार का आज हमने रिवीजन नहीं किया ना दोस्तों, कोई बात नहीं, जो कि पहले दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे यूकॉन रिवर दिख रही होगी आपको, जहाँ पे यूकॉन पठार आपने लिखा होगा अपने मैप में, तो आप देखोगे ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी? यूकॉन नदी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? यूकॉन रिवर देखने को मिलेगी, छोटा सा लिखा होगा। वहीं मैकेंजी माउंटेन और लेक ग्रेट बियर के बगल में ही बीच में आपको देखने को मिलेगी लेक, वो रिवर कौन सी? मैकेंजी। मैकेंजी रिवर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने बना रखा है दूसरा स्क्वायर में, तो ये मैकेंजी रिवर हो गई। इसके नीचे अगर आप बढ़ोगे तो चर्चिल और नेल्सन नदी देखने को मिलेगी। आ जाओ जरा हडसन बे की तरफ नजर दौड़ाओ। हडसन बे कहाँ पे है? मैंने बताया, अब तो इतना याद होना चाहिए दोस्तों कि हडसन बे कहाँ पर है। तो हडसन बे में 2 नदियां प्रमुख गिरती हैं, एक तो नेल्सन गिरती है और एक होती है आपकी चर्चिल नदी। अब यहाँ पे कहीं चर्चिल नदी नहीं लिख रहा होगा, तो आप इस तरीके से कोई एक छोटी सी नदी की तरीके से रेखा खींच लो और वहां पे लिख दो चर्चिल नदी, ठीक है। ये पूछा जाता है, चर्चिल नदी आप लिख दो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो आपने नेल्सन तो देख लिया, नेल्सन दिख रही होगी, और वहीं पे चर्चिल नदी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपने सेंट लॉरेंस नदी को देखा। सेंट लॉरेंस नदी को कहां से? ओंटारियो झील से निकालते हुए हम लोगों ने देखा था सेंट लॉरेंस नदी। इसको बस हाईलाइट करना भी आपको, इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी वो हम लोग कल कवर करेंगे। बस आज लोकेशन में बता रहा हूँ कौन कौन सी नदियां आज हम पढ़ रहे हैं। हडसन रिवर की बात करें तो हडसन रिवर भी आपको कहां पर मिलेगी?
याद होगा मैं बार बार कह रहा था न्यूयॉर्क के पास, लॉन्ग आइलैंड के पास आपको हडसन रिवर, जो आप लेक ओंटारियो के नीचे आप देखोगे लॉन्ग आइलैंड के पास हडसन रिवर, हडसन नदी है। यहीं पर आपको न्यूयॉर्क भी चाहे तो लिख सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क इसी के तट पर स्थित है। और इसके नीचे मैं एक और नदी बता रहा था आपको बार बार, पोटोमैक रिवर, जो कि चेसपकी बे के पास थी, वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है। ये किस रिवर पे है, यहाँ पे नाम नहीं मिलेगा आपको, तो आप लिख लो पोटोमैक, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि नाम ढूंढते फिरो, ठीक। तो नाम अगर नहीं मिल रहा है वॉशिंगटन डीसी के तट पे, तो ऐसे करके आप एक कोई रिवर गिरा लो ना। ऐसे देखो कुछ चीजें हमें मैप में प्रैक्टिकली तैयार करनी पड़ती है। ऐसे हमने गिराया रिवर को, और रिवर गिर गई हमारी नॉर्थ अटलांटिक में, और इस रिवर का नाम लिख दो पोटोमैक, ठीक है। पोटोमैक रिवर या पोटोमैक नदी कर लो, POT पोटो MAC, POTOMAC, पोटोमैक रिवर हो गई। ये हो गया। फिर इसके बाद दो इंपॉर्टेंट नदियों को आपको लोकेट करना है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है कि सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यूएसए की तरफ से। एक नदी मिलेगी आपको लेक सुपीरियर के नीचे डुलुथ के पास, आपने देखा होगा मिसिसिपी नदी, ठीक है। अमेरिका की ये सबसे बड़ी नदी है, और इसकी एक सहायक नदी है, आपने देखा होगा इसके बगल में आप देखोगे जहां पे लिखा हुआ है मिसौरी नदी, जहां पे मैं आपको कर रहा हूं, ठीक है। ये हाईलाइट इस पॉइंट को कर रहा हूं, ग्रेट जहां पे लिखा हुआ है, ग्रेट के बगल में, ग्रेट जो प्लेन्स लिखे हुए ना, वहां पे मिसौरी नदी दिख रही होगी। मिसौरी नदी और मिसिसिपी नदी, ये दोनों नदी मिल चुकी होंगी, हालांकि आगे जाके मिल जाएगी मिसिसिपी नदी में। तो मिसौरी और मिसिसिपी नदी मिल चुकी होगी। अब आ जाओ एक और प्रश्न जो भी आरओ के एग्जाम्स में पूछा गया था, या शायद पीवाईक्यू में पूछा गया था, रियो ग्रैंडे नदी, ये रही। यहाँ पे आप देखोगे ये गिर रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, रियो ग्रैंडे नदी, जो कि यूएसए और साथ में मैक्सिको के बीच में बाउंड्री शेयर करती है। ये नदी मिल गई। और आप देख लो, आ जाओ कोलोराडो रिवर की बात करेंगे। अभी हमने लेक मीड पढ़ी थी, हूवर और बॉल्डर डैम पढ़े थे, तो यही है आपकी कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर की सारी विशेषता हम लोग कल पढ़ेंगे। सांजा क्वीन करके एक रिवर होगी, कहां पे होगी, सांजा क्वीन, सांजा क्वीन होगी, साक्रामेंटो होगी। अगर साक्रामेंटो ये नदी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं। आप इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी आप देखोगे, कैस्केड रेंज के पास जरा पहुंचो, जल्दी से पहुंचो कैस्केड रेंज, और कैस्केड रेंज के पास ही आप कोलंबिया देखोगे। कोलंबिया नदी आप देख रहे होगे, इसको स्नेक नदी इसकी सहायक नदी है, और इसलिए इसको कोलंबिया स्नेक नदी भी कह दिया जाता है। ये सांप वाला स्नेक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्नेक नदी लिख रहा होगा इस जगह पे, और इसी के आगे कोलंबिया नदी मिल जाती है, तो ये सहायक नदी होती है स्नेक इसकी, हालांकि मुख्य नदी कोलंबिया है। और इसी के ऊपर थोड़ा सा और बढ़ोगे तो आप देखोगे यहां पर फ्रेजर नदी करके एक दिख रही होगी आपको, फ्रेजर नदी, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां आपने देख ली। अब जरा छोटा सा मैं मैप करता हूं, और ताकि एक रिवीजन आपका दिखा दूं, कहां कहां पे देखी। सबसे ऊपर हमने क्या देखा, यूकॉन नदी देख ली थी। यूकॉन नदी के बाद क्या देखा हमने, मैकेंजी रिवर देखी, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं। फिर चर्चिल नदी हम लोगों ने यहाँ पे कहीं चर्चिल लिख दिया था। इसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेल्सन नदी देखा था। नेल्सन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड पे हडसन नदी देखा। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के पास हमने पोटोमैक रिवर देखा था, PR मैंने लिख दिया। इसके बाद हम लोगों ने मिसिसिपी नदी देखा, ये रही मिसिसिपी नदी। इसकी सहायक नदी मिसौरी देखी थी, मिसौरी भी देख ली। इसके बाद रियो ग्रैंडे जो नदी है, ये हमने नीचे देखी थी, मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे रियो ग्रैंडे नदी देखी थी। इसके बाद हमने कोलोराडो नदी देखी थी, लेक मीड के पास। कोलोराडो नदी के बाद संजा क्वीन और साक्रामेंटो नदी है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में कहां पर है। और इसके बाद हमने देखा था कोलंबिया स्नेक, यानी कि ये स्नेक नदी, और यहाँ पे ये कोलंबिया सहायक नदी थी। इसके ऊपर आपको फ्रेजर नदी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियां थी जो आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट, 1 घंटे की पूरी। और इससे ज्यादा चीजों को हम नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा चीजें आपकी कंफ्यूजन करेंगी। पहले भी ऑलरेडी 3 क्लासेज आपकी डिले हो चुकी थी, और जो पहले की थी वो आप भूल चुके हो, तो उनको रिवीजन भी कराया गया। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि अब ये रेगुलर आपको वर्ल्ड एटलस की क्लास देखने को मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। और कल हमारी जो लेक्चर नंबर 5th होगा, हाँ 5th लेक्चर होगा, जो आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंपाइल होगा। कंपाइल या यूं कहे कि नॉर्थ अमेरिका कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका में एंट्री करेंगे। किसमें एंट्री करेंगे, साउथ अमेरिका में एंट्री करेंगे। और ध्यान रखना, लास्ट में हम लोग एक क्विज रखेंगे। क्या रखेंगे, एक क्विज रखेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं पूछूंगा आपसे, और आपको अपने माइंड में या कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर बताना है कि हाँ सर आपने ये चीज पढ़ाई थी। वो मैं किसी भी महाद्वीप से कहीं से भी पूछ सकता हूँ, और आप वो चीजें बता लोगे। मुझे पता है, भरोसा है मुझे आपकी मेहनत पर और आपकी लगन पे भरोसा है कि हाँ मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कर रहे हो मेरे साथ, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो और भी अधिक से अधिक लोगों के साथ आप लोग शेयर करिए, ताकि अधिक लोगों तक ये पहुंचेगी वीडियो, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो बहुत सारी फैमिली है जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे मैथ की क्लास के लिए हमेशा हमसे जुड़ी रहती है, पढ़ती है, तो हमें भी खुशी होती है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।